Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, so I'm starting with Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. वेरी फर्स्ट टू लाइन्स इस चैप्टर के नीचे लिखा हुआ है जो इस चैप्टर के पूरे थीम को बता देता है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. तो हमें यहीं से क्या समझ में आता है, व्हाट इज द चैप्टर अबाउट एंटार्क्टिका. ठीक है, एंटार्क्टिका के बारे में ये चैप्टर है. तो उसका टाइटल है एंड ऑफ द अर्थ. तो एंड ऑफ द अर्थ क्यों बोल रहे हैं? जब आप एटलस में देखते हो तो एंटार्क्टिका कहाँ पे आता है? बिल्कुल बॉटम पे. अगर टॉप बिगनिंग है तो एंटार्क्टिका बिल्कुल एंड पे जाकर आता है, राइट. तो इसीलिए मतलब साउथ पोल में आ रहा है, तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है द एंड ऑफ द अर्थ. अब एंटार्क्टिका को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्यों बोला जा रहा है? ये सबसे मेन क्वेश्चन है जो इमीडिएटली टाइटल से उठाया जाता है. व्हाई इज एंटार्क्टिका कॉल्ड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ? देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए 3 पॉइंट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के नीचे. फॉसिल्स, ग्लेशियर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स. ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे तो आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का आंसर कोलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. पास्ट किस पॉइंट से रिलेट करोगे? फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? आइस कोर्स के अंदर छुपे हुए डेड एनिमल्स और प्लांट्स का जो अनब्रोकन स्ट्रक्चर होता है एज इट इज. आपको पता है आइस में आप कुछ भी प्रिजर्व करोगे तो वो डिटोरियोरेट नहीं होती, वो जिस कंडीशन में होता है उसी में प्रिजर्व हो जाता है. तो एंटार्क्टिका कितने साल, इससे ना हम एंटार्क्टिका के हिस्ट्री पे आते हैं. एंटार्क्टिका कितने साल पुराना है? 650 मिलियन पहले एंटार्क्टिका वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना. गोंडवाना वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट. 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना थ्राइव्ड. इस एरा में, इस 500 मिलियन ईयर्स में जब गोंडवाना चल रहा था तो वहां पे क्या क्या था? वार्म क्लाइमेट था. वार्म क्लाइमेट था तो वहां पे फ्लोरा एंड फौना था. और वहां पे क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो ह्यूमन. 650 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स तक वहां पे कोई मैमल नहीं था, राइट. वहां पे डायनासोर्स जैसे बर्ड्स वगैरह होते थे. डायनासोर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स. तो कोई मैमल वहां पर नहीं था. क्लियर था? 500 ईयर्स तक गोंडवाना में कोई चेंज नहीं आया. अब 500 ईयर्स के बाद क्या हुआ? सबसे पहला कैटास्ट्रोफिक क्या हुआ? इट वॉज द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. डायनासोर्स एक्सटिंक्ट होने का शुरुआत था, मतलब डायनासोर खत्म हो रहे थे. तो हु वॉज अपियरिंग ऑन द सीन? मैमल्स, नॉट ह्यूमंस, मैमल्स. मैमल्स और बर्ड्स में क्या फर्क है? Birds give birth through eggs and mammals give birth to according to their own life being. मतलब अगर human है तो baby, right? अगर dog है तो pup, cat है तो kittens. तो these are mammals जो खुद के being को ही जन्म देते हैं. अंडे के थ्रू जन्म नहीं होता है, eggs के थ्रू जन्म नहीं होता है, right? तो इस टाइम पे 500 मिलियन ईयर्स के बाद somewhere around this time mammals have started appearing. ये एक आधे साल में सारा एवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होता है, इसको 150 मिलियन ईयर्स लग गए. डायनासोर्स खत्म हुए, मैमल्स आए, जो गोंडवाना का कॉन्टिनेंट है इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप.
जितने भी उसके वो टेक्टोनिक शीट्स थे वो टूटे और धीरे धीरे जो लैंड मास है वो ड्रिफ्ट होता गया। कोई साउथ अमेरिका की तरफ चला गया, ठीक है, एक पार्ट जो है वो एशिया के साथ आके बैंक हुआ, मतलब इवन इंडिया वॉज पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका एट वन पॉइंट। जो इंडिया का पार्ट है ना बेटे, वो भी एंटार्क्टिका के साथ ही जुड़ा हुआ था जब गोंडवाना था। इंडिया वॉज पुश टूवर्ड्स एशिया। जब वो एशियन रेंज में आया तो एक जोर का धमाका हुआ जिससे हमारी हिमालयन रेंज बनी थी, राइट। और जब आप 11th में पढ़ते थे सिल्क रोड, तब भी मैंने ये बात समझाई थी, वहां पे जो सॉल्ट लेक था, राइट, टेथायस ओशन का, तो एक्चुअली ये वाला ही पानी था जो ट्रैप हो गया था जब ये गोंडवाना का लैंड मास कट के एशिया के तरफ शिफ्ट हुआ, राइट। अब ये जब लैंड मासेस टूटे तो क्या हुआ जिसके कारण एंटार्क्टिका एकदम फ्रिजिड हो गया? द ड्रेक पैसेज ओपन, एक पैसेज खुल गया जिसका नाम था ड्रेक, DRAKE। अब ड्रेक पैसेज ओपन होने से क्या हुआ, जो ओशन करंट है वो एंटार्क्टिका के गोल गोल घूमने लग गई। When that cold current started moving around Antarctica, what happened? It kept Antarctica frigidly cold. What was the name of this current? Do you have any idea? मैं भूल. It was the circumpolar current that kept Antarctica frigid, right? Acha, this was basically the history of how Antarctica came into being. Otherwise, Antarctica and India were part of the same landmass. तो ये बात याद रखनी है at one time, right? Indians कब से आए हैं धरती पर? How long have the Indians been on Earth? Oh, sorry, humans been on Earth. मैंने बाकी सबको बना दिया नॉन ह्यूमंस, सिर्फ इंडियंस को रखा है. No, no. How long have humans been on Earth? For a mere 12,000 years. जब आप 650 मिलियन ईयर्स को क्लॉक में डिवाइड करते हो इनटू 12 पीरियड्स, तो उसमें 12,000 साल की क्या वैल्यू रह जाएगी? Not even that, I think. Very few seconds. Very few. मतलब हमने कुछ पल के लिए हम धरती पर हैं, but what have humans done to Earth? Completely destroyed it. We have created cities and mega cities. We have destroyed the natural resources. We have consumed more than was desirable. और पूरे धरती को हमने pollute कर दिया है. अब इसी के ऊपर हमारा जो मेन क्वेश्चन था, एंटार्क्टिका इज द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. पास्ट क्यों है? जब हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो हमें पास्ट समझ में आता है कि फॉसिल्स के अंदर 650 मिलियन इयर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो बेरीड है, दफन है. अगर एंटार्क्टिका में, जैसे साइंटिस्ट आजकल एंटार्क्टिका में हैं, अगर वो साइंटिस्ट जाके एंटार्क्टिका में खोज करते हैं तो उनको अर्थ के एग्जिस्टेंस के बारे में, अर्थ की पूरी हिस्ट्री के बारे में एंटार्क्टिका से पता चलता है. सो इट इज द पास्ट ऑफ द अर्थ. हाउ इज इट द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ? व्हाट इज हैपनिंग इन एंटार्क्टिका? जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, एंटार्क्टिका पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? नो. उसका इतना रिजिड क्लाइमेट है, इतना टेरिफाइंग क्लाइमेट है कि ह्यूमंस कैन नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कुछ देर के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, बट देन सून दे हैव टू रिटर्न. तो वो प्रेजेंट कैसे है जबकि ह्यूमंस भी नहीं है एंटार्क्टिका पे? जो भी इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट हो रहा है उसका इफेक्ट एंटार्क्टिका में एक्सट्रीमली विजिबल है. आपके आंखों के आगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आपके आंखों के आगे आइस शीट्स जो है वो टूट के ओशन में गिर रही हैं. दे आर ब्रेकिंग एंड फॉलिंग इनटू द ओशन. सो द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ इज इमीडिएटली विजिबल ऑन एंटार्क्टिका. ठीक है, यहां पर ना मैंने कोई पॉइंट सोचा था बताने का और आपको ये पॉइंट बताते बताते मैं भूल गई. यस, एंटार्क्टिका कैसा अपीयर होता है? अगर आप एंटार्क्टिका को देखो तो वहां पे बिल्डिंग्स हैं,
वहां पे ट्रीज हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। आप अपने कंट्री के बारे में सोचो, जब आप घर के बाहर निकलते हो आपको कैसे पता कि आपको स्कूल पहुंचना है? रोड्स हैं, मार्कर्स हैं, रास्ते बने हुए हैं। नाउ ट्राई एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में कोई भी ह्यूमन मार्कर है? व्हाट डू यू सी इन एंटार्क्टिका? White snow and blue horizon. What's a blue horizon? The point where the sky and the earth seem to meet. That line is known as the horizon. White snow है नीचे और ऊपर blue sky है, और बस दूर से आपको लगता है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, अदरवाइज वहां पे कोई भी फ्लोरा फौना नहीं है। वहां पे कौन से एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं? आपको एंटार्क्टिका में क्या मिल जाएगा? द क्रैब ईटर, द सील्स, द पेंगुइन्स, यू कैन सी देम सनिंग, राइट? तो ये भी एक साइट है कि वो आइस फ्लोर्स के ऊपर क्रैब ईटर्स बैठ के धूप सेक रहे हैं, राइट? तिशानी दोषी इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक एपिफनी था, एक रेवलेशन था। मतलब एपिफनी इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। जब आप भगवान से मिलते हो उस पॉइंट, उस मीटिंग को एक एपिफनी कहते हैं, जब एक रेवलेशन होता है, आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो। और एंटार्क्टिका जाके दैट इज प्रिसाइसली व्हाट तिशानी दोषी फील्स, राइट? इट्स एन एपिफनी, इट्स अ रेवलेशन, अ डिवाइन एक्सपीरियंस। क्लियर हो गया? व्हाट इज एपिफनी? इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। तो वो बोल रही है कि एंटार्क्टिका जो है ना वो बिल्कुल अनमार्क्ड बाय ह्यूमंस है, वो बिल्कुल प्रिस्टाइन कंडीशन में है, इसीलिए वो हमारा पास्ट और प्रेजेंट है। अब फ्यूचर पे आ जाते हैं। हाउ इज एंटार्क्टिका द फ्यूचर ऑफ द अर्थ? व्हाट विल हैपन? जो भी होगा वो कहां से शुरू होगा? एंटार्क्टिका से। कैसे? ग्लेशियर मेल्ट होगा, आइस शीट्स टूट के गिरेंगी, तो क्या होगा? ओशन में जा रहा है, ओशन सॉल्टी वाटर है। जब सॉल्टी वाटर में एक्सेसिव फ्रेश वाटर आ जाएगा तो पानी का क्या होगा? सॉल्टीनेस कम हो जाएगी। अगर सॉल्टीनेस कम हो गया तो जो ओशन क्रीचर्स हैं, जो ओशन के स्पीसीज हैं, उनका क्या होगा? दे विल डाई। हर एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं चाहिए होता, उसको सॉल्टी मरीन वाटर चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन, द अदर फिश, द अदर क्रीचर्स इन द एंटार्क्टिका ओशन, ये सब मर जाएंगे। अच्छा, बाकी चीजों को तो छोड़ो, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वो आंखों से दिखता भी नहीं है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंटार्क्टिका में? इट इज सस्टेनिंग द एंटायर फूड चेन ऑफ एंटार्क्टिका। जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको स्मॉल फिश खाता है, स्मॉल फिश को बिग फिश, बिग फिश को ये सील्स और क्रैब ईटर्स और ये पोलर बियर्स जो है ये बिग फिश को खाते हैं, और उससे ये पूरा जो इनका फूड चेन है ये चलता है। बट अगर बहुत एक्सेसिव फ्रेश वाटर एंटार्क्टिका में आ गया तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन खत्म होएगा, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ ऑल दीज अदर क्रीचर्स। सेकेंडली क्या होगा? ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, आइस शीट्स के टूटने से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? The ocean current will, the ocean level will rise. If ocean level rises, then सारे जो हमारे सिटीज है अलॉन्ग साइड द कोस्ट वो सारे फ्लड होंगे, सुनामी आ जाएगा एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी ओवर। तो यहाँ पे सवाल आते हैं, क्या आइस शीट सारे मेल्ट हो जाएंगे? विल द ओशन करंट बी अफेक्टेड? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? How will the ocean current be affected? ओशन करंट के अफेक्ट होने से क्या होगा? हम सर्कमपोलर करंट की बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये है तो एंटार्क्टिका फ्रिजिड है। जब ओशन करंट अफेक्ट होगा तो क्या होगा? एंटार्क्टिका विल नो लॉन्गर रिमेन फ्रिजिड। अभी ही वो इतना वार्म होता जा रहा है, आइस शीट मेल्ट हो रही है, और अगर सर्कमपोलर करंट अफेक्ट हो गया
तो उसकी जो फ्रिजिडिटी है वो और भी कम हो जाएगी, वो वार्म बन जाएगा और उसके वार्म होने से इतने मिलियन ईयर्स की जो उसमें आइस शीट्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी टूट जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अबाउट द ह्यूमन इम्पैक्ट, राइट। तो ह्यूमन इम्पैक्ट के ऊपर भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इन एक्स्ट्रापोलेशंस, राइट, जहां पे वो वर्ल्ड के साथ, एनवायरमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ लिंक हो जाए। ओके, नाउ वी कम टू द ट्रैवल। इज इट इजी टू रीच एंटार्क्टिका? राइट। तिशानी दोषी कहाँ की हैं? शी इज फ्रॉम मद्रास, साउथ। शी इज अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन गर्ल। तो उसके लिए एंटार्क्टिका जाना आसान था? From a very hot area to the most frigid area. How many hours did it take her to reach Antarctica? 100 hours. And was it only by flying or was it a combination of all different vehicles? कभी कार, कभी ट्रेन, कभी शिप, कभी फ्लाइट। टोटल मद्रास से एंटार्क्टिका पहुंचने में उसको 100 आवर्स लगे। Was she a part of a program or did she go independently? She was a part of a program, that is Students on Ice program. Who started this program? Geoff Green. Who is Geoff Green? He was a Canadian. Initially Geoff Green क्या करता था? क्यूरियोसिटी सीकर्स, द रिच सेलिब्रिटीज, इन सबको एंटार्क्टिका लेकर जाता था। व्हाई डिड ही चेंज? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटार्क्टिका इज ए प्लेस जहां पर कोई भी जाए, द वर्स्ट पर्सन जाए, दे विल कम बैक चेंज। It is imperative that when they reach Antarctica, they are affected by Antarctica. उनको एक धक्का लगता है। तो सबसे पहले चेंज किस में आया? जॉफ ग्रीन में। पहले वो पैसों के लिए लोगों को लेकर जाता था, बट एंटार्क्टिका में जाकर नो वन कैन रिमेन अनअफेक्टेड, सो ही हिमसेल्फ चेंज्ड, राइट। जब वो चेंज हुआ तो उसने ये रिच सेलिब्रिटीज के बारे में क्या जाना? Yes, they are the people who only take. They cannot return anything to the earth. Right? वो बोलता है कि मेरा तो पूरा एग्जिस्टेंस खराब हो रहा है इन लोगों को एंटार्क्टिका लेकर जाके। So what did he do? He started the Students on Ice program. इसमें क्या करता था? Academic Shokalski is the name of the ship. इस शिप में वो बच्चों को एंटार्क्टिका लेकर जाता था। जो बच्चे थे, वर दे वेरी यंग चिल्ड्रन, वर दे यंग एडल्ट्स और वर दे टीनेजर्स? दे वर टीनेजर्स। तो इन्हीं बच्चों को क्यों लेके जाता था एंटार्क्टिका? दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। मतलब ये बच्चों ने आगे चल के वर्ल्ड को संभालना है, सारे काम करने हैं। अगर इनका दिमाग क्लाइमेट की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ एट्यून्ड होगा, तो विल दे बी सेंसिटिव टू एनवायरमेंट और विल दे बी इनसेंसिटिव टू द एनवायरमेंट? सेंसिटिव एंड सेंसिबल टू द एनवायरमेंट। ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, तो ये सेल्फिशली पॉलिसीज बनाएंगे कि धरती का बेहतरी सोचते हुए, बेनिफिट सोचते हुए पॉलिसीज बनाएंगे, right? So they will think about the earth when they frame different policies. तो इसीलिए future policy makers important है। जो उनका एज है, right? They are able to foster a new understanding. They will develop respect for the planet. अब तक वो सोचते हुए आ रहे हैं कि हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। But once you go to Antarctica, you realize that you have a future if the earth has a future. If there is no earth, there is no future for any of us. So they develop a new understanding. Most importantly, they are ready to absorb, they are ready to learn, and most importantly to act. अगर हमारे जैसे लोग एंटार्क्टिका जाएंगे तो हम उदास होके आएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, बट डू वी हैव द एनर्जी टू एक्ट?
Do we have the energy to bring about a change? The answer is no. हम देखेंगे, दुख होंगे, इच्छा जागेगी, बट हमारे में ताकत नहीं है टू एक्ट. बट दीज यंग चिल्ड्रन, दे विल हैव द स्ट्रेंथ टू एक्ट. तो इसीलिए जॉब वी ने इनको लेकर जाना शुरू किया. नाउ तिशानी दोशी टॉक्स अबाउट दैट व्हेन दे रीच्ड एंटार्क्टिका, उनकी शिप फंस गई. दे वर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड. तो अब क्या किया? डिड दे डिसाइड टू रिटर्न, गो बैक? इन अ वे यस. उन्होंने कहा हमें थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम सम अदर रूट. बट वो करने से पहले जो कैप्टन था, उन्होंने सबको क्या इंस्ट्रक्ट किया? टू स्टेप डाउन फ्रॉम द गैंगप्लैंक एंड टू वॉक ऑन द ओशन. नाउ हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, द वॉक ऑन द ओशन? ये कैसा एक्सपीरियंस था? It was a revelation, it was a epiphany, it was a divine experience. आप ओशन के कुछ मीटर्स स्नो पे चल रहे हो, आइस पे चल रहे हो, और उसके नीचे क्या है? 180 meters of living breathing salt creatures, right? जो सॉल्ट वाटर. बट ये लिविंग ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? क्रीचर्स आर इनसाइड दैट सॉल्ट वाटर. मतलब हाउ मेनी creatures are there, you are walking on top of them. So it was nothing short of an epiphany. How were they walking? नॉर्मल कपड़ों में चल रहे थे. They were in Gore-Tex and glares. ग्लेयर्स क्यों जरूरी है अंटार्कटिका में? ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्नो का रिफ्लेक्शन ऑन द आइस, सन का रिफ्लेक्शन ऑन द आइस इज सो हार्ड कि यू कैन गो ब्लाइंड फ्रॉम द ग्लेयर. तो वहां पे ग्लेयर्स पहनना बहुत जरूरी है. एंड गोराटेक्स इज अ मटीरियल विच प्रिजर्व्स योर वार्मथ. कपड़े आपको गर्म नहीं रखते हैं, आप खुद कितना हीट जनरेट करते हो, दैट इज व्हाट कीप्स यू वार्म. कपड़े तो सिर्फ आपकी वार्मथ को ट्रैप करके रखते हैं आपके कपड़ों के अंदर, तो आपको ठंड नहीं लगती है. तो गोराटेक्स जो है वो आपके हीट को ट्रैप करके रखता है. तो गोराटेक्स जनरली एंटार्क्टिका में पहना जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव covered most of the points. एक point रह गया है कि Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. From the mighty to the midget. Antarctica यहाँ पे एक paradox है. यहाँ पे सबसे छोटा that is the plankton and सबसे बड़ा that is the blue whale. आपको हर चीज Antarctica में मिलेगा. छोटे से छोटी हरकत, छोटे से छोटा गलत काम can have big repercussions, right? So it's a paradox. What's a paradox? Life changing opposite happenings. बड़े बड़े घर, बट फैमिलीज कैसी हैं? बहुत छोटी हो गई है. पहले जमाने में कैसे था? छोटा घर बट पूरी फैमिली यूनाइटेड. Right? So it's a paradox of life that we have huge homes now, but no space for anyone. किसी को भी हमारे को अच्छा नहीं लगता है कोई हमारे घर में आए. We have a lot of degrees, but we do not have any wisdom. It's a paradox कि हमारे पास डिग्रियां तो बहुत आ गई हैं, but समझदारी नहीं है. So that's a paradox. So Antarctica is a paradox. हाँ जी गुरप्रिया. Yes, this is the hope. But Antarctica is raising very crucial questions regarding the future. कि will humans exist after a million years? इतना कुछ हो गया है कि हम मिलियन ईयर्स के बाद क्या ह्यूमंस एग्जिस्ट करेंगे? और ये सारे सवाल आते हैं. Will the ice sheets melt? Will the ocean current be affected? Will humans disappear? But Tishani Doshi leaves us with a sense of optimism. A lot can happen in a million years. हम क्यों सोचे कि ह्यूमन सुधरेंगे नहीं? टीनेजर्स जा रहे हैं, they are the future policy makers. Maybe they will change the face of the earth.
Maybe they will bring about a change in humanity where we start thinking about the earth. Why do we believe that only negative can happen? Maybe in million years, humans will become positive. Instead of destroying everyone, humans will think about constructing everything, reconstructing the earth. Right? So she says that a lot can happen in a million years. It can be negative, as we are saying, but there is hope for positive also because of the Students on Ice program. Hanji, anything else? बेटे एंटार्क्टिका में ये सारी चीजें आपको मिल रही है. वहां पे आपको प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स और आपको कॉर्डिलेरन फोल्ड्स मिल रहे हैं, राइट. वहां पे ओजोन एंड कार्बन का भी इफेक्ट आपको नजर आता है, राइट. कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं है, बट ओजोन के कारण हीट आ रही है. हीट के कारण आइस शीट जो है वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका में एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन भी आपको नजर आ रहा है. एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर, एवोल्यूशन ऑफ द मैमल. तो ये सारी चीजें गोंडवाना से आती हुई, तो आपको एंटार्क्टिका में ये सब कुछ मिल रहा, राइट. व्हाट्स अ पिंग पोंग बॉल? जब आप पिंग पोंग बॉल को छोड़ते हो तो वो कहीं भी चला जाता है. देयर इज नो डिटरमिन्ड रूट. तो एंटार्क्टिका में जाके, यही तो मैंने बोला ना, इट्स डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स. तो आप कहाँ जा रहे हो, कोई मार्कर तो है नहीं, आप कहीं पर भी जा सकते हो. यहाँ पे सिटीज में या जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, वहां पे क्या होता है, रूट्स बने हुए हैं. You go according to that route, but in Antarctica it's like a ping pong ball. आप कहीं भी जा रहे हो, there are no markers, there are no poles, there is nothing to tell you where you are going. So it's like walking into a giant ping pong ball. Anything else? Mighty to midgets. Mighty is the blue whale and midget is the phytoplankton. Midget मतलब सबसे छोटा और mighty मतलब सबसे बड़ा. Anything else you want to understand from this chapter? Because ये chapter हर बच्चे को difficult लग रहा है, although it's not. It's a little scientific based, but difficult नहीं है. It is more with human feelings. अच्छा, एक और point. Tishani Doshi, when she reaches Antarctica, what are her feelings? हमने 100 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग की बात करी, बट उसको फर्दर नहीं बात करा. फर्स्ट फीलिंग वॉज ऑफ रिलीफ, फाइनली पहुंच गई. बट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट वॉज वंडर. वंडर एट इट्स एक्सपेंसिवनेस, इट्स ब्यूटी. दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ व्हाइट स्नो है. और उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो छोटे ग्लेशियर्स हैं कि बड़े ग्लेशियर्स हैं? बड़े. दे आर एज बिग एज सम कंट्रीज. बेल्जियम, आई थिंक बेल्जियम की तरह उसको कंपेयर किया है कि जितना बेल्जियम कंट्री बड़ा है उतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स एंटार्क्टिका में हैं और वो विजिबल है कि वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट. सो शी इज टॉकिंग अबाउट वंडर. द वंडर इज द सेकेंड फीलिंग. द फर्स्ट फीलिंग इज रिलीफ दैट फाइनली दिस जर्नी हैज कम टू एन एंड. 100 आवर्स के बाद मैं फाइनली एंटार्क्टिका पहुंच गई. Anything else? Okay. So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon everyone.